नमस्कार सोनीपत नगर निगम निवासियों को, आप सबको धनतेरस की, दीपावली की, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ये दीपावली आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आपसे निवेदन करता हूं इस दीपावली पे बहुत सारे दिए और मोमबत्ती जलाकर अपनी दिवाली सुरक्षित अपने अपने घरों में मनाएं। आप सबको दोबारा से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा सरकार जब से 2014 से बनी है, आज 8 साल हमारी सरकार को पूरे हो गए और इन 8 सालों के दौरान बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं लेके हमारी सरकार आई है। हमारी सरकार ने सबसे पहले तो जो नौकरियों में पारदर्शिता बरती और मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसके बाद जो ट्रांसफर नीति है हमारी सरकार की, उसको वो ट्रांसफर नीति को दूसरे जो राज्य हैं वो भी अपना रहे हैं और उसकी सभी तारीफ हो रही है सभी तरफ। और जो पीपी पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र योजना है, उस सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि गांव के जो गरीब से गरीब आदमी जो आखिरी लाइन में भी बैठा है, उसको जो सरकार की सहूलियत है वो मिले। और आज किसी को शहर में आने की जरूरत नहीं है, नई सरकारी जो दफ्तर है उनमें चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी अटल सेवा केंद्र पे जाके कोई भी सरकार की जितनी भी सहूलियतें वो आप अटल सेवा केंद्र से ले सकते हैं। सारे के सारे सिस्टम को ऑनलाइन करने का हमारी सरकार ने काम किया है। और जो दूसरी बातें हैं, चाहे किसान के ले लो आप, चाहे हरियाणा को सबसे पहला राज्य है इस देश का जिसको खुले में शौच मुक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और हमारी सरकार ने किसानों के लिए भी बहुत कल्याणकारी योजनाएं लेके आए हैं। जो भी भरपाई योजना है, अगर किसी फसल की कीमत मार्केट में कम होती है तो उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारी सरकार देने का काम करती है। चाहे किसान निधि योजना है, उसके तहत भी हम किसानों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। पिछले समय में जब बरसात आ गई थी और कुछ फसलें हमारी खराब हो गई थी, तो हमने पोर्टल खोला था, उसमें भी किसानों ने जिसने रजिस्ट्रेशन कराया उसको मुआवजा देने का सरकार भी हमारी काम कर रही है। और दूसरी सरकारों में जो सिस्टम चलता था वो हमारी सरकार में नहीं है। हमारी सरकार ने 3 मुख्य जो काम किए हैं, क्राइम को खत्म करने का काम किया, एक जो कास्ट बेस यहाँ पर होता था सिस्टम, उसको खत्म करने का काम किया, और जो करप्शन है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो लोग करप्ट पाए जाते हैं उनको जेल भेजने का काम हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार ये चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश बने और सारे के सारे कार्य जो है मेरिट के आधार पर हों और इसमें किसी तरह की कोई कोताही हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। पिछले दिनों आप देख रहे हो कि एनआई के माध्यम से हो या हमने जो अपने एसआईटी गठित की है, जो गैंगस्टर है उन पे या जो नशा का कार्य करने का काम करते हैं, उन लोगों की कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। और हमारी सरकार ने जो 98,000 8 साल में सरकारी नौकरियां दी, उनमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती, ना कोई जात पात का ना भेदभाव किसी किस्म का हुआ और मेरिट पर नौकरियां देने की बात की। और हमने 1,60,000 जो छोटे उद्योग हैं वो हमारी सरकार लेके आई और 12,40,000 जो हमारे नौजवान बेरोजगार थे उनको रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया। और हमारी सरकार अभी भी 26,000 जो नियुक्तियां हैं उनकी प्रक्रिया आखिरी चरण में चल रही है और उनको शीघ्र हम नियुक्ति पत्र देंगे। और हमारी सरकार का लक्ष्य है 1 साल के अंदर अंदर हम 60,000 जो बेरोजगार लोग हैं और नौजवानों को भी हम नौकरी देने का काम करेंगे। और विदेशों से निवेश लाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने जो डेवलपमेंट की है, चाहे रोडों की कनेक्टिविटी का काम हो, चाहे रेलवे के कॉरिडोर बनाने का काम हो, हमारा एक ऐसा हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा माहौल हो रहा है कि विदेशों से जो भी लोग निवेश के लिए आज भारतवर्ष को पसंद करते हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और भारतवर्ष के अंदर हरियाणा पहली उनकी चॉइस है। अभी बड़े बड़े रोजगार हमारे आए हैं, खरखोदा में भी रोजगार हम इसको लेके आए मारुति उद्योग को। और आज जो हमारे उद्घाटन हो रहा है रेलवे कोच फैक्ट्री का गन्नौर में, और चाहे वेजिटेबल मार्केट बनाने का काम गन्नौर में हो, बड़ी बड़ी परियोजनाएं लेके हमारी सरकार आ रही है। और हमारी सरकार कटिबद्ध है कि जो गरीब से गरीब आदमी है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, उनकी कम से कम स्कीमें चलाकर 1 लाख जो उनके कम से कम इनकम हो, उसके लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है। कौशल रोजगार योजना के तहत हमारी सरकार कार्य कर रही है।
हमारी सरकार ये चाहती है कि कोई भी पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो बेरोजगार ना हो। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि की है। 5 लाख जो ये लैपटॉप टैब कहिए या लैपटॉप कहिए वो बांटने का काम हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि कोरोना काल में जो प्राइवेट स्कूल थे, जो अच्छे घरों के बच्चे थे वो तो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन जो गरीब बच्चे थे वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए थे। इसलिए हमारी सरकार ने ये कल्याणकारी योजना लेके आई और 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के 5 लाख लोगों को, जो बच्चे हैं उनको हमने टैबलेट दिए हैं। और आने वाले जो समय है उसमें भी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार के विचाराधीन है। और हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक हम हर घर में पानी, जहाँ कमी रह गई है, नल में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और खास तौर पर मैं आपको बताऊं, जो गांव का एरिया था उसमें औरतें धुएं में उनकी आंख फूकती थी और दूर दूर से पानी लेके आते थे। हमने उसकी योजना बनाई और सभी को फ्री में सिलेंडर देने का काम किया। आज जो प्रदूषण का मामला है उसको कम करने के लिए ये सिलेंडर जो बांटे उसमें बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि है। और भी बहुत सारी कल्याणकारी हमारी योजनाएं हमारी सरकार लेके आ रही है। चाहे मैं ये कहता हूं कि आयुष्मान योजना हो, जिसमें जो गरीब लोग हैं, जो 1,80,000 से जिनकी कम इनकम है, उनको 5 लाख रुपए तक का जो निःशुल्क होगा वो हम उसको स्वास्थ्य का लाभ देंगे। और ये जो दूसरी हमारी जो जितने भी योजनाएं हैं उन सबका दूसरे जो राज्य है वो भी अनुसरण कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जब भी हरियाणा आते हैं तो हमारी मुख्यमंत्री की और हमारी पार्टी की जो हमारी सरकार है उसकी जितनी भी कार्य योजना है, जितना सिस्टम हमने लागू किया है, उन नीतियों की तारीफ करके जाते हैं। और मैं एक और आपकी आज एक भी और हमारा शुभ वो है, हमारे डॉक्टर मंगल सेन जी, उनकी जयंती है, 95वीं जयंती है। और वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। मैंने उनके साथ काम किया है। 1977 में जब वो जनता पार्टी से बने थे तो उसमें फिर वो मंत्री बने थे चौधरी देवीलाल की सरकार में। और फिर जब चौधरी देवीलाल की सरकार टूट गई उसके बाद भजनलाल की सरकार में भी वो मंत्री रहे। और 1982 का चुनाव जो लोकदल ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलके लड़ा था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर मंगल सेन को चुना था और चौधरी देवीलाल को। और जब न्याय युद्ध हुआ, हरियाणा के हितों की बात आई, तो डॉक्टर मंगल सेन और चौधरी देवीलाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वो बहुत पूरे संघर्ष का उनका जीवन रहा और उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की वो रीढ़ की हड्डी। और मैं तो ये कहूं कि हरियाणा प्रदेश में उनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में रहा है। और मैं इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। और बाकी की बातें अगली जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब करेंगे। कलाम साहब, कुछ सवाल के जवाब मुझे आपसे चाहेगा। जिस तरह से आपने कहा कि 5 लाख लोगों को टैबलेट्स वितरण, बच्चों को टैबलेट्स वितरण किए गए, उनकी जो सिम है, इंटरनेट की व्यवस्था है, वो समय पर नहीं हो पाई। जैसे मीडिया का सर्वे आया तो उसमें कहा गया कि करीब 40% जो आंकड़े हैं वो कहीं ये दिखाते हैं कि टैबलेट्स काम कर रही है। इसके साथ ही एक और बात है, उनको एक कीमत बताएगी कि आपका जो टैबलेट है वो 17,500 रुपए का, अगर ये डैमेज हो जाता है, इसमें कोई कमी आती है, तो वो पैसा स्टूडेंट को देना पड़ेगा। तो किस तरह से कह सकते हैं कि सरकार की अनोखी पहल थी और जो कामयाब? देखिए, मैं आपको बताऊं, कोई भी परियोजना जब शुरू होती है, पहले परियोजना लेके आते हैं। कोई भी परियोजना हो तो उसमें कोई ना कोई कमी रहती है, जिसको समय समय पर दूर करने का काम होता है। जीएसटी जैसे आई थी, उसमें कोई कमी थी, तो सरकार इसीलिए होती है कि समय समय पर उसको दूर करे। और जब आगे की बात आएगी तो ये जो सिम की बात है, इनमें हम एक्सपर्ट भी लगाएंगे और स्टूडेंट्स को भी एक्सपर्ट करने का काम किया जाएगा। और मैं सरकार की जो भी योजना होती है वो तो आपको पता ही है, अगर कोई खराब हो जाता है तो कितने लोगों की रिकवरी हो पाती है। लेकिन एक ये माहौल ऐसा होना चाहिए कि उसका ध्यान भी रखे स्टूडेंट्स, उनको एक ये लगे कि हमारे से ये अगर नुकसान हो गया तो इसकी भरपाई होगी। तो उसकी सावधानी के लिए ये सरकार सारी योजनाएं लेके आती है। चलिए बात करते हैं 98,000 नौकरियों की, जो बात अभी आपने कही कि इतनी नौकरियां दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं में अभी गुस्सा है, अभी वो बेरोजगारी का नारा लगा रही है। तो किस तरह से युवाओं को समझाना चाहिए, क्या कहेंगे कि उनका नंबर आने तक उन्हें इंतजार करना चाहिए? देखिए, अभी जो हमारी प्रक्रिया चल रही है 26,000 नौकरियों की, वो जल्द ही हम पूरी करने वाले हैं। और हमारा लक्ष्य है
कि 60,000 नौकरियां हम 2023 के अंदर अंदर सरकारी नौकरियां देंगे, और लाखों नौकरियां जो हम रोजगार हमारे यहाँ निवेश हो रहा है उसमें भी लाखों नौकरियां देने का काम हमारी सरकार करेगी। और एक ये जो रोष है हर आदमी, ये कोरोना काल में कुछ लोग बेरोजगार हो गए और कुछ जो इंडस्ट्री थी दूसरे थे उनमें काम कम हुआ, उससे भी बेरोजगारी बढ़ी। और मैं आपको बताऊं कि कल हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो माननीय जो हमारे पहले मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने पलटवार किया। मैं उनके पलटवार का भी जवाब दे देता हूं। उनके राज में जितनी नौकरियां लगती थी, पहली बात तो 10 साल में हमारे से कम नौकरियां लगी और सारी खर्ची पर्ची पर नौकरियां लगती थी। ये हम आरोप नहीं लगा रहे, ये माननीय न्यायालय ने 11 भर्तियां उनकी रद्द कर दी और 12वीं जो भर्ती है उसको भी संदिग्ध मान लिया है, और जितने जो इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे वो संदिग्ध मान के और उनकी वो कर दिया। और उनका भ्रष्टाचार का भी उन्होंने जैसे बात कही, मैं ये कहता हूँ 6 केसेस में उनके खिलाफ वो जमानत पर हैं। वैसे तो सारी ज्यादातर कांग्रेस के लोग ही जमानत पर हैं, लेकिन वो तो हरियाणा के मामले में 6 मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर है। उन्होंने भाई भतीजावाद भी किया, और अभी 9 जो जनरल इंस्पेक्टर हैं सारे के सारे उन्होंने उनके आशा हुड्डा और उनके सारे रिश्तेदार हैं, और संदिग्ध माननीय उच्च न्यायालय ने मान लिया। ये कोई वैसे आरोप नहीं है, ये तो एक जो सारे सिस्टम के तहत उन पे आरोप लगे हैं। चाहे किसानों से जमीन हड़पने का काम हुआ हो, नोटिस देके उनके लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट करने के बाद वो नोटिस वापस ले लिए और वो फिर करोड़ों की जमीन बिक गई, वो हेरा फेरी के काम हुए। उन किसानों ने उनके ऊपर केस किया हुआ है। चाहे HSIDC के प्लॉट थे, सारे के सारे पहले कोई शर्त लगा दी, जब उनके आदमियों ने अप्लाई किया, दूसरे लोगों ने नहीं अप्लाई किया तो वो शर्त हटा दी। वो सारे के सारे प्लॉट अपने रिश्तेदारों को, जो उनके उसके CMO के वो जो थे एम्प्लॉय थे, सब उनको दे दिए, एक भी अलग से नहीं दिया। तो ये सारे जो तथ्य हैं उनको नहीं ऐसी बातें करनी चाहिए थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री। बात करते हैं महंगाई पर। जिस तरह से खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ रही है, ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, पिछली सरकारों को देखते हुए क्या लगता है कि अगले आने वाले समय में आम आदमी कैसे गुजारा करेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब से हमारा ये रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट में सभी चीजों की कीमतें बढ़ी है। हमारे यहाँ नहीं, सभी जगह। आज आप ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर को देख लो, 2 महीने में इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था कितने नीचे चली गई, वहां संभल ही नहीं रहा मामला। हमारे जितने पड़ोसी राज्य हैं वो सारे क्या हालात हो गए उनके। कंपैरेटिवली हमारे यहाँ महंगाई कम है। ये सही है कि कोई 2-4-10% महंगाई जैसे बढ़ी है, वो टाइम टू टाइम वो स्तर नहीं है, वो अस्तर है, वो कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। और पेट्रोल की कीमतों में हमारी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में रेट घटाने का काम भी किया था। जब रेट घटते हैं तो सरकार रेट घटाती भी है, लेकिन हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता से देश के हित में सारे फैसले लेती है। और अगर हम फैसले जो फ्री के बांटने के लिए ले जाएंगे तो जो पाकिस्तान का दूसरे देशों का हल हो गया वो हमारा भी हो सकता है। इसलिए देश पहले है और सारी चीजें बाद में। अगर देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और सारा सिस्टम जो है वो ठीक रहेगा। भूपेंद्र जी, अंत्योदय के बारे में क्या कहेंगे? अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को जब सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो ये योजना कितनी सक्षम है? मैं आपको बताऊं, देखिए पीछे क्या होता था, हम लोग भी सुनते थे, आप लोग भी सुनते थे। कोई पीला कार्ड बनाने की बात होती थी, पेंशन बनाने की बात होती थी, तो लोग ये कहते थे ये तो बहुत पैसे वाला है, इसका तो पीला कार्ड बन गया, इनकी तो पेंशन बन गई, हमारी रह गई। वो क्यों रहती थी कि जो दलाल किस्म के लोग कांग्रेस के टाइम में होते थे, वो 15-15 हजार रुपये लेके जो एलिजिबल नहीं थे, जिनकी एज भी नहीं होती थी, उनके गलत सर्टिफिकेट बना के और उनकी पेंशन बनवा देते थे। हमारे यहाँ ये है कि गलत आदमी को पेंशन मिलेगी नहीं, और जो सही आदमी है, अब किसी दलाल की जरूरत ही नहीं है। आप अटल सेवा केंद्र पे जाइए और अपने वो आधार कार्ड और वो लगाइए और आपकी पेंशन बन जाएगी। आधार कार्ड से आपने याद दिलाया, जैसे आधार कार्ड का आपने अभी एक निर्णय लिया कि हर 5 साल में आधार कार्ड अपडेट होगा, तो कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब से वो पैसा जाएगा, 100 रुपए एक आधार कार्ड के अपडेटिंग के लिए जाए। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग तो जिनको नॉलेज है वो तो आप तो अटल सेवा केंद्र पे भी 85 रुपए लगते हैं, लेकिन वो 5 साल के बाद रिव्यू क्यों होगा? आज आपके सर्कमस्टांसेस कुछ हैं,
5 साल के बाद आपके कुछ हो सकते हैं, आपका बेटा नौकरी लग सकता है, आप 1,80,000 से 5 लाख भी कमा सकते हो, 10 लाख भी 5 साल के बाद हो सकती है। तो ये तो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, उसी के लिए ये पॉलिसी बनाई है। नहीं तो एक बार एक पॉलिसी बन गई, उसको सारी उम्र वो रहेगा, अगर उसको उसकी इनकम बढ़ गई तब भी उसको लाभ मिलता रहेगा। स्वच्छता अभियान की कड़ी जो है वो बार बार टूटती है, अभी भी जैसे स्वच्छता अभियान की कड़ी टूटी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बार बार जो ये कमियां आती हैं ठेके में, ठेकेदारों में, सफाई कर्मियों में, गाड़ियों में, क्यों आती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो सिस्टम है, हमारी सरकार तो 8 साल से आई है, ये 60 साल से सिस्टम बिगड़ा हुआ था। ये सिस्टम कांग्रेस के लोगों ने बिगाड़ दिया, क्योंकि जो अधिकारी उस समय भर्ती होते थे वो बहुत बड़े पैसे की रिश्वत लेके भर्ती किए जाते थे, और ये यहाँ आके वो करप्शन करने का काम करते थे। और स्वच्छता की जो मैं बात करूं, स्वच्छता का तो हमारा मिशन है, मोदी जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि स्वच्छ भारत हो। उसमें ठेकेदार भी कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ दूसरे लोग भी गड़बड़ करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि ऐसी भड़काई बातों में आके कोई एकदम स्ट्राइक कर देता है। हर साल स्ट्राइक होती है और उनकी जो जायज मांगे हैं वो हर साल मांगी भी जाती हैं, लेकिन ये है कुछ गैप इसमें आया है। इस गैप को हमारी सरकार पूरा करने का कोशिश करेगी, और जो उनकी जायज मांगे हैं उनकी मानने भी जाएंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि दूसरे लोग बीच में आके, अपोजिशन पार्टी के लोग उनको भड़का देते हैं। अब दिवाली का त्योहार था, इस पे उनको नहीं स्ट्राइक करनी चाहिए थी, आगे पीछे भी वो स्ट्राइक कर सकते थे, लेकिन ये सिर्फ दूसरी जो पार्टी के लोग वो भड़का देते हैं, और भड़काने के बाद ऐसी बातें होती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण जो है लाभान्वित नहीं हो रहे, कभी किसी टूट गई, कभी समय पर वो पहुंचे नहीं, तो कहीं ना कहीं वो जो सपना था बीजेपी का कि एक तरह से सबके घर पर, सबके सर पर छत दी जाएगी, सबके घर पक्के होंगे, वो योजना कभी तक दिखाई दे रही है। देखिए, योजना चल रही है, जो आपने देखा 2 साल का कोविड का जैसे समय आया, उसकी वजह से सारी योजनाएं लेट हुई हैं, रुकी कोई नहीं है, और वो सारी योजनाएं चलेंगी और पूरी होंगी। कोरोना काल में खट्टर सरकार ने छात्रों से भी 5 रुपए तक की मांग कर डाली। कितना पैसा कितनी पंचायतों से गया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। बावजूद उसके ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी हुई, इतनी तरह के और काम हुए, रिश्वत घोटाले हुए, और थोड़ा सा ये समझ नहीं आता कि गरीब आदमियों के हक की बात करते करते ये जो नेता है ये इतने अमीर कैसे हो गए? देखिए, सारा सिस्टम में पहले खराबी रही है। जब ऊपर वाला बेईमान होता है तो नीचे वाले अपने बेईमान हो जाते हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। जब ऊपर वाला सिस्टम ईमानदार होता है तो नीचे उसका असर होता है, वो ईमानदारी आती रहती है। ये पीछे सरकारों में हुआ, हमारे नेताओं के पास तो एक थैले के अलावा कुछ है ही नहीं। ये दूसरे लोगों के जो थे, जो 6 करप्शन के केस बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी रही, माननीय मोदी जी कितने साल वहां मुख्यमंत्री रहे, कभी कोई करप्शन का केस नहीं। कभी आईडी ने किसी ने जांच करने की कोशिश की तो खुद जाके बैठ गए, कितने घंटे उन्होंने लगातार पूछताछ की। जिस आदमी के घर में जो चोर होता है वही डरता है जिसके दिल में काला होता है, और ये लोग डरते हैं आईडी और सीबीआई के उसमें। इसका मिसयूज हो रहा है। मिसयूज क्या होगा? हमारे जैसा आदमी है, ले जाओ पकड़ के, क्या निकालेंगे? अन्ना हजारे कहते मेरे पास तकिया, हम कहते हमारे पास तकिया भी नहीं है। उसमें तो गला साहब कहीं ना कहीं नस दबाने की बात कही जाती है कि किसी भी तरह का अगर जांच में शामिल आदमी करना पड़ता है तो उसको पहले जांच के अधिकारी के दफ्तर में बुलाया जाए ताकि उसको समझाया जा सके किस विषय पर जांच है। लेकिन अचानक से जब आप किसी के घर पे छापामारी करते हो तो आपके परिवार को जो प्रताड़नाएं सहनी पड़ती है उसका जिम्मेदार है। आप ये बताइए, एक गैंगस्टर है, उसने किसी की हत्या कर दी और उसका खौफ है, तो आप क्या करोगे? वो आपके बुलाने से आएगा? वो नोटिस देने से आएगा? वो जेल की कस्टडी से भी भागने का काम करता है, तो उसके साथ आप क्या व्यवहार करोगे? आप बताइए। में भी दूसरे नेताओं को तोड़कर बीजेपी का गठजोड़ किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनसे प्रभावित होकर, और कांग्रेस का अपोजिशन, तो आप कांग्रेस को ही मानते हैं, वैसे तो उनका अपोजिशन लीडर नहीं बना, लेकिन कांग्रेस को ही आप अपोजिशन कहोगे, वो तो पूरी तरह से फेल हो गई। लगातार कितने चुनाव हार रही है, उसमें से एक, जैसे नाव जब डूबने लगती है, छेद हो जाता है, तो लोग खुद उतर के भागते हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं होती।
वो लोग खुद अपने राजनीतिक लोग अपनी शरण ढूंढ रहे हैं, शरण में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हैं, वो आ रहे हैं। हम तो किसी को तोड़ के नहीं लाते। मैं महाराष्ट्र में भी जैसे हुआ, अरे भैया उन्होंने तो, शिवसेना ने तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था ना, क्यों गए वो छोड़ के? जब वो छोड़ के गए तब तो वो सही थे, और कुछ लोगों ने विरोध किया कि हमने तो बीजेपी के साथ लड़ा था, हमने गलती की, हम वापिस आ रहे हैं, तो सारे लोग आलोचना पे आ गए।